और क्या 13 यस गुड इवनिंग। सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे और जो टारगेट 25 वाले हैं उनका सुश्रुत से चालू हो जाएगा पहले वाला बैच, चरक उनका बाद शुरू होगा। और जो 24 वाले हैं जो सुश्रुत वाले हैं उनका भी है। सुश्रुत संहिता पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। देखो सुश्रुत संहिता के लिए उपदेष्टा कौन है? धन्वंतरी। ठीक, 2350 ईसा पूर्व काल है। ईसा मसीह से 2350 साल पहले आए थे। तंत्रकर्ता वृद्ध सुश्रुत या आद्य सुश्रुत। अब इस मामले में चरक संहिता सही है, वहां उपदेष्टा का और तंत्रकर्ता या प्रणेता का काल एक ही है। लेकिन यहां उपदेष्टा और तंत्रकर्ता के काल में बहुत फर्क है, 1300 साल का डिफरेंस। तो ये जो एविडेंस मिले हैं उनके बेस में फिक्स किए काल है इनके, तो परेशान नहीं होना। प्रतिसंस्कर्ता कोई एक और सुश्रुत था 3री शताब्दी ईसा पूर्व, तो दोनों सुश्रुत के बीच 700 साल का डिफरेंस। 700 साल पहले किसी आदमी का नाम रमेश हो सकता है और वो साइकिल बनाने का काम कर सकता है। 700 साल बाद भी कोई आदमी उसी फैक्ट्री में रमेश नाम से साइकिल बनाने का काम कर सकता है। तो जिस सुश्रुत को 1000 ईसा पूर्व आद्य सुश्रुत ने तंत्रकृत किया, प्रणीत किया, उसी को 300 साल ईसा पूर्व किसी और सुश्रुत ने प्रतिसंस्कृत किया। द्वितीय प्रतिसंस्कृता नागार्जुन, ये 5वीं शताब्दी, तो ये ईसा मसीह के 500 साल बाद। तो टोटल प्रथम संस्कर्ता द्वितीय संस्कर्ता के बीच का गैप कितना हो गया? 800। वो ईसा से 300 पहले, ये 500 बाद में। फिर आए पाठ शुद्धिकर्ता चंद्रट 10वीं शताब्दी में, मतलब ये हो गया 500 साल का और। अब सुश्रुत किसके पुत्र थे? विश्वामित्र के। ऐसा वर्णन खुद सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ कि मैं विश्वामित्र का पुत्र सुश्रुत, धन्वंतरी का शिष्य, है ना। सुश्रुत संहिता की फेमस टीकाएं हैं न्याय चंद्रिका, गयदास, बृहत पंजिका भी कहते हैं इसको, 10वीं शताब्दी का काल है। उन्होंने केवल 16 चैप्टर जो निदान स्थान के हैं उन पर टीका लिखी। ठीक, भानुमति या तात्पर्याख्या चक्रपाणी की फेमस टीका है, लेकिन केवल सुश्रुत के सूत्र स्थान पे। चक्रपाणी का काल 11वीं शताब्दी। निबंध संग्रह डलन 12वीं शताब्दी। और ये पूरी सुश्रुत संहिता पर मिलने वाली सबसे ऑथेंटिक एक्सेप्टेड टीका। जैसे अपन दीपिका देखते हैं चरक के संदर्भ में, वैसे निबंध संग्रह सुश्रुत संहिता के लिए देखते। सुश्रुतार्थ संदीपन, ये हारायण चंद्र की लिखी हुई टीका है सुश्रुत पर, 20वीं शताब्दी की, अभी की है, 101 साल पहले। गूढ़ार्थ संदीपन नाम की एक और टीका है, वो काशीनाथ ने शारंगधर पर लिखी है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, खाली नाम मिलते जुलते, सुश्रुतार्थ संदीपन और गूढ़ार्थ संदीपन। हिंदी टीकाओं की बात करें तो जो किताब आपके हाथ में अभी है, आयुर्वेद तत्व संदीपन, अंबिका दत्त शास्त्री, आयुर्वेद रहस्य दीपिका और वैद्य सुभाषितानी, ये सुश्रुत संहिता की हिंदी टीकाएं हैं जो भास्कर गोविंद घाणेकर ने लिखी। दीपिका नाम की एक टीका शारंगधर पर आडमल ने भी लिखी। ठीक, ये रहस्य दीपिका ना, बाकी दीपिका नाम की टीका सुश्रुत पर नहीं है, ये ब्रैकेट में है। सुश्रुत में 5 स्थान और 1 उत्तर तंत्र है। अभी ध्यान से सुने, जो फर्स्ट पार्ट है सुश्रुत का उसमें 5 स्थान और सेकंड पार्ट में उत्तर तंत्र है। तो श्लोक में लिखा हुआ है सुश्रुत के कि सुश्रुत संहिता में 5 स्थान और 1 तंत्र है। उत्तर स्थान नाम जैसी कोई चीज सुश्रुत संहिता में नहीं है, केवल 5 स्थान और 1 उत्तर तंत्र अलग से है। ठीक है, सुश्रुत संहिता में चरक के कंपेयर में विमान नहीं है, इंद्रिय नहीं है, सिद्धि नहीं है। सुश्रुत संहिता में स्टार्टिंग सूत्र, फिर निदान, फिर निदान बाद शारीर, फिर चिकित्सा और फिर कल्प। सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान में अग्र तंत्र का वर्णन है पूरा, जो कि चरक में किसका था? वामक और विरेचक 600 योगों का। एक व्यक्ति है जिसने वाग्भट चरक सुश्रुत मतलब बृहत्रयी की तीनों संहिताओं पर हिंदी टीका लिखी, उसका नाम है अत्रिदेव विद्यालंकर। और एक व्यक्ति है जिसने संस्कृत टीकाएं लिखी, उसका नाम है जेजट। इसलिए जेजट को बृहत्रयी का टीकाकार कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, ये तो इसकी हिस्ट्री टाइप बात होगी। अब
सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान देखो, सुश्रुत संहिता, आयुर्वेद तत्व संदीपिका, अंबिका दत्त शास्त्री वाली जो है वो उससे पढ़ेंगे अपन। और सूत्र स्थान में कुल अध्याय कितने? 46। फिर क्या आएगा? निदान। निदान में कितने? 16। फिर आएगा शारीर। शारीर में कितने? 10। फिर आएगा चिकित्सा। चिकित्सा में कितने? 40। और फिर आएगा कल्प। कल्प स्थान में कितने? 8। ये टोटल 120। ये सुश्रुत फर्स्ट कहते हो जिसको तुम, जो पूर्वार्ध है उसकी बात, ठीक। और बाद में आएगा सुश्रुत का उत्तर तंत्र, जिसको तुम सुश्रुत क्या कहते हो? सेकंड कहते हो। उसके अंदर कितने चैप्टर हैं? 66 अध्याय। लेकिन सुश्रुत संहिता के 5 स्थानों में 120 अध्याय। और सुश्रुत संहिता में स्थान कितने? 5 स्थान। इनमें कितने अध्याय हैं? 120। और एक उत्तर तंत्र, उसमें कितने? तो वैसे देखा जाए तो सुश्रुत संहिता में कुल चैप्टर कितने हो गए? कुल अध्याय 186, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो जरा आगे, सूत्र स्थान पढ़ रहे हैं। और सूत्र स्थान के पहले अध्याय का नाम क्या है? वेदोत्पत्ति। चरक संहिता के पहले चैप्टर का नाम क्या था? दीर्घ जीवित। और सुश्रुत संहिता में पहले का नाम है वेदोत्पत्ति। और वाग्भट चाहे हृदय हो चाहे संग्रह हो, दोनों में ही पहला चैप्टर कौन सा है? आयुष्कामी। चलिए, लिखता है था तो वेदोत्पत्ति अध्याय व्याख्या साम। तुम्हें पता हो तो अत शब्द क्या है? मंगल सूचक। जैसे अपन नहीं बोलते हैं श्री गणेश करते हैं स्टार्टिंग के अंदर जो शुभ, तो मंगल सूचक 8 पदों से मिलके बना हुआ, 8 पदों से मिलके बना हुआ। चलिए, अब यहां पर विमर्श में भी वही सब लिखा है, दीर्घ जीवित चरक का। फिर लिखा है व्याकरण महाभाष्य का पहला चैप्टर कौन सा है? अतः शब्द अनुशासन। और वैशेषिक दर्शन का पहला अध्याय कौन सा है? अथा तो धर्म व्याख्या। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। आगे बढ़ोगे तो ऊपर ही ऊपर लिखा है भगवान के ऐश्वर्य। पीजी और जो एमओ के एग्जाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि भगवान के कितने ऐश्वर्य है तो कितने? ऐश्वर्य का मतलब शक्तियां। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य क्षणाम भगम इति अंगा। भगवान के ये 6 विशेष गुण, शक्ति, सिद्धि या ऐश्वर्य। फिर नीचे लिखा है धन्वंतरी शब्द की निरुक्ति में लिखा है धनु का अर्थ होता है शल्य, और जो इसका अंत कर दे वो कौन है? धन्वंतरी। तो धन्वंतरी नाम जो है ना वो उनके काम से पड़ा था, जो शल्यों का नाश करे। धनुअंतरी, धनु का अंत करने वाले व्यक्ति धन्वंतरी। ठीक, धन्वंतरी के संदर्भ में जब पढ़ते हैं तो उनके वस्त्र कैसे बताए गए हैं? श्वेत अंबर। चलिए, धन्वंतरी का पूरा नाम काशी राज दिवोदास धन्वंतरी। अब काशी राज दिवोदास धन्वंतरी नामक व्यक्ति के 7 शिष्य थे। कितने? उन 7 शिष्यों के नाम हैं औपदनैव, वेतरण, औरब्र, पोष कलावत, करवीर, गोपुरक्षित और सुश्रुत या सुश्रुत। यहां पर अंत में जाके एक शब्द लिखा है प्रभृति।
इस प्रभृति शब्द की टीका करके टीकाकारों ने 5 और मान लिए। जैसे अपन बोलते हैं ना कि आदि ईटीसी ईटीसी, तो कुछ लोग बोलते हैं प्रभृति से यहां 5 लोग और थे, भोज, निम्मी, कांकायन, गार्ग्य और गालव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काशीराज, दियोदास, धन्वंतरी के कितने शिष्य, तो फर्स्ट आंसर तो 7 ही करना है। लेकिन ऑप्शन हो 8, 10, 12, 14, तो 7 और 5 कितने हो गए? 12। तो सेकंड आंसर इसका क्या जाएगा फिर? 12। आई बात समझ में? नेक्स्ट, आगे देखो क्या लिखता है। शरीर मानस आगंतुज व्याधि भीर विविधे वेदना अभिघात उपद्रता। अब ये धन्वंतरी जी से निवेदन कर रहे हैं बच्चे कि शारीरिक मानसिक आगंतुज रोग जो होते हैं वो बड़े ही पीड़ाकारक होते हैं, ठीक है। और हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास में बहुत पैसा है, उनकी सेवा करने वाले नौकर चाकर भी बहुत है, लेकिन फिर भी बीमारियों से वो भी नहीं बच पाते। और हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोई है ही नहीं, मतलब अनाथ है, फिर भी हमने ये देखा कि वो भी रोगों से परेशान रहते। कुल मिला के ये बता रहे हैं कि रोग सबको होते, तो रोगों की चिकित्सा के लिए हमको आयुर्वेद का उपदेश आप दे दीजिए। कहते हैं कि एहि कम आयुष्मी कम श्रेयम मिला। अब यहां बात हो रही है एहलौकिक और परलौकिक। तो तुम जानते हो आयुर्वेद न केवल इस जन्म में हमें रोगों से दूर रखता है, बल्कि परलोक, क्योंकि इस जन्म में कर्मों का बुरा अनुबंध होने नहीं देगा, तो परलोक अपने आप सुधर गया, मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो एलौकिक और परलौकिक इन दोनों ही ज्ञान को देने के लिए धन्वंतरी जो है उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया। अब धन्वंतरी कहते हैं कि स्वागत है, और इसके बाद में लिखता है सर्वम अमीमांस्य अद्यापाश्य भवंतो वत्स। अब इन 7 लोगों को पास में बुला के धन्वंतरी ने कहा कि मुझे पता है कि आपके विषय में कोई भी चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब तुम में से कोई भी नालायक नहीं, किसी के बारे में दिमाग लगाने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप अमीमांस्य है, अचिंत है। धन्वंतरी के शिष्यों के लिए अमीमांस्य शब्द आया है। और दूसरा अमीमांस्य 2 के लिए, एक तो धन्वंतरी के शिष्यों के लिए, दूसरा आया प्रभाव के लिए। प्रभाव वही कौन सा? रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव। तो प्रभाव भी अमीमांस्य है जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सके, ठीक। चलिए अष्टांग आयुर्वेद की बात करते हैं। लिखते हैं आयुर्वेदम अष्टांगम उपांगम अथर्ववेद। आयुर्वेद किसका उपांग या उपवेद है? अथर्ववेद, और ये 8 अंगों से युक्त है। फिर कहता है धन्वंतरी अपने शिष्यों को श्लोक 7 सहस्त्रम, सहस्त्र मतलब 1000, 7 मतलब 100,000 का मतलब 1,00,000। तो ब्रह्म संहिता की बात हो रही है कि स्वयं ब्रह्मा ने खुद की संहिता लिखी, तो अब उसका नाम ब्रह्म संहिता ही बोलेंगे। तो उस ब्रह्म संहिता के अंदर 1,00,000 श्लोक, ठीक, और 1000 अध्याय। श्लोकम 7 सहस्त्रम अध्यायम सहस्त्रम कृतवानम स्वयंभू। तो सर्वप्रथम आयुर्वेद का उपदेश कहां से शुरू होता है? ब्रह्मा से। तो उन्होंने ऐसी संहिता लिखी, ठीक। नेक्स्ट विमर्श में चलें तो देखो सब लोगों ने चरक, सुश्रुत, वाग्भट और यहां लिखा हस्तायुर्वेद, इन सब ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का ही उपांग माना। लेकिन व्यासकृत चरण व्यूह, व्यासकृत कोई ग्रंथ है, और एक आचार्य शंकर थे, उनके जो ग्रंथ मिलते हैं उनके अंदर आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना गया, क्योंकि सबसे ज्यादा आयुर्वेद का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे ऋग्वेद में मिलता है। तो उनका ऐसा मानना था कि आयुर्वेद ऋग्वेद का उपांग, जबकि अधिक प्रचलित और मान्य मत क्या है? अथर्ववेद का।
लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि व्यास करत चरण व्यू अथवा संकरोक्त ग्रंथों में आयुर्वेद को किसका उपांग माना गया, किसका, ऋग्वेद। चलिए अष्टांग आयुर्वेद। शल्य शालाक्य, सुश्रुत का विषय था शल्य और शालाक्य। तो शल्य में विशेष रूप से यह था, शालाक्य का अधिपति तो फिर भी विदेराज निम्मी है। तो शल्य शालाक्य, फिर काय चिकित्सा, भूत कोमार अगध रसायन वाजिकर। अगध तंत्र को इसने अगध तंत्री कहा। चरक ने क्या कहा, विष गर्भ वैरोधिक प्रशमन, विष गर्भ वैरोधिक प्रशमन। और कौटिल्य अर्थशास्त्र में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में अगतंत्र को जांगुली कहा गया। जांगुली मतलब ये जानतो द्रव्यों के हिसाब से, जंगल के हिसाब से। ठीक, चलिए ये सीक्वेंस आपको याद करना है, क्रम। जब चरक का पढ़ो तब चरक का, जब सुश्रुत का पढ़ो जब सुश्रुत का। नेक्स्ट, जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं, चाहे यूजी के हो, चाहे पीजी के हो, चाहे वो एम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अष्टांग आयुर्वेद की परिभाषाएं याद रखने के हिसाब से यूजी में जो बच्चे हैं उनके लिए जरूरी, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट शल्य शालाक्य काय चिकित्सा। तो सबसे पहले शल्य तंत्र की, जिन लोगों के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको बस पता चलना चाहिए लाइन देख के। जैसे शल्य तंत्र लिखा है, शल्य नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोस्ट अस्थि बाल नख पुय स्राव दुष्ट वर्णांत अंतर्गर्भ शल्य उद्धरणार्थम यंत्र शस्त्र सार अग्नि प्राणी धान व्रण विनिश्चात। तो ध्यान से देखो तो पूरा ही सर्जरी का मामला है, क्योंकि यहां जितनी भी चीजें लिखी है वो बॉडी में एज ए फॉरेन बॉडी जाती है, या फिर बॉडी को ट्रॉमा देती है। अल्टीमेटली क्या होता है, व्रण। और इसकी चिकित्सा में यंत्र शस्त्र सार अग्नि कर्म आते हैं। और अंतर्गर्भ शल्य, तो अंतर्गर्भ शल्य का मतलब है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मूड गर्भ जैसी स्थिति या मृत गर्भ जैसी स्थिति। तो इसमें भी सर्जरी करके बच्चे को निकालना पड़ता है, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो उस लेडी के अंदर होंगे ही नहीं ना, बच्चा अगर जीवित नहीं है, या फिर अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है फिर भी उसकी प्रेजेंटेशन सही नहीं है, समझ रहे हो। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, अपन पढ़ेंगे आगे मूड गर्भ वगैरह की चिकित्सा, तो वो सब भी इसी में। नेक्स्ट, शालाक्य। शालाक्य की परिभाषा में लिखता है, शालाक्य नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम रोगा नाम स्वर्ण नयन वदन घ्राण आदि संश्रिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थ शला का यंत्र प्राणी। बेसिकली ऊर्ध्वांग की चिकित्सा है, जिसमें कर्ण नासा और नयन वदन मुख रोग इत्यादि सम्मिलित। लास्ट लिखा है शलाका से ये कर्म अधिकांशतः किए जाते हैं। वाग्भट ने इसको क्या लिखा है, ऊर्ध्वांग चिकित्सा। तुम्हें वाग्भट का श्लोक याद होगा ना, पहले चैप्टर में है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरावर्ष। ठीक है, एक आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने अष्टांग आयुर्वेद में वाजीकरण को नहीं माना, और उनका नाम है काश्यप। काश्यप ने अष्टांग आयुर्वेद में क्या किया, किसको नहीं माना, वाजीकरण। तो फिर क्या माना, अगध तंत्र और विष तंत्र को अलग अलग माना। क्यों नहीं माना, क्योंकि काश्यप या कौमार भृत्य का क्षेत्र 0 से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों का ट्रीटमेंट करना है, और 16 वर्ष की आयु के बच्चों में वाजीकरण के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसने इसमें नहीं माना। चलिए आगे बढ़ते हैं शल्य शालाक्य के बाद में। अच्छा, शालाक्य की व्युत्पत्ति और लिखी है, शलाका तस्य कर्मम तत्प्रधान तंत्रम शालाक्यम, जिसमें शलाका प्रधान रूप से जो है वो काम आती है, उसे क्या कहते हैं, शालाक्य। आयुर्वेद में जो शालाक्य है ना, उसमें आई प्लस ईएनटी दोनों है,
और बीएचयू में अलग अलग पीजी होती है, ईएनटी में और आई में। कहलाएगा तो शालक्य में पीजी, लेकिन सर्टिफिकेट मेंशन होता है कि आई में करा है कि ईएनटी में। और डेंटिस्ट वाला कोर्स भी आयुर्वेद में किस में आता है? शालक्य, मुख्य रोगों के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट, काय चिकित्सा। अब तुम कितना ही इग्नोर कर दो, जो सबकी माँ है वो तो माँ ही रहेगी। लिखता है सर्वांग संसिता नाम व्याधि ना, कहीं की भी बीमारी हो, कौन? काय चिकित्सा। क्या बोलते हैं? जनरल मेडिसिन। यहां जनरल शब्द का मतलब क्या है? बॉडी के ओवरऑल, मतलब पूरे में, पूरे शरीर में कहीं पर भी बीमारी है तो उसका सारा वर्णन या नॉलेज किसको होगा? फिजिशियन। तो सर्वांग संसिता नाम व्याधि नाम। फिर एग्जाम्पल दे दिए जो आपने चरक चिकित्सा में चैप्टर देखे होंगे, ज्वर, रक्त पित्त, शोज, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ में अतिसार आदि नाम उपशमनार्थ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भूत विद्या। आयुर्वेद की ये जो अष्टांग आयुर्वेद की ये शाखा है, ये अभी प्रॉपर नहीं चल रही, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आए तो क्या आ सकता है? देव, सुर या असुर, गांधर्व, यक्ष, रक्ष, पितृ, पिशाच, नाग, ग्रह आदि उपशस्य चेतसा। तो ये यहां तक पढ़ने पर समझ में आ गया कि भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। प्रेजेंटली अगर अपन इसको कोरिलेट करें तो ये है बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। ठीक। शांति, कर्म, बलि, हरण आदि ग्रह उपशमन। ठीक। भूत विद्या के बाद में कौमार वृत्ति। काश्यप ने कौमार वृत्ति को अष्टांग आयुर्वेद में नंबर 1 पे रखा, और वाग्भट ने काय चिकित्सा को नंबर 1 पे और बाल रोगों को दूसरे नंबर। काय, बाल, ग्रह उद्भव, शल्य, दृष्टा, जरावश। अब लिखता है कुमार भरण धात्री शीर दो संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह सम्मुत्थानात् व्याधि नाम उपशमनात्। दुष्ट स्तन्य ग्रह, इस पे ध्यान देना। अपन पढ़ेंगे उत्तर तंत्र में बाल ग्रह। जो डिजीज स्पेशली बच्चों में होती है, जैसे पॉक्स वायरस है ना, या बच्चों के अंदर अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस कॉमन है, तो निमोनिया बहुत जल्दी होता है। तो ये जो बच्चों में कम इम्यूनिटी की वजह से, शरीर का बल कम होने से इनिशियल एज में जो डिजीज होती है, जो संक्रामक होती है, वो सब बाल ग्रह कहलाती है। ठीक। अब फर्क किस बात का समझना है? यहां लिखा है ग्रह सम्मुत्थानाच्च व्याधि नाम उपशमनार्थ, ऊपर लिखा है नाग ग्रह उपश्रस्त चेतसाम शांति, कर्म, बलि, हरण इत्यादि। तो आपको याद रखना कि भूत विद्या वाली लाइन में तो सब शब्द वैसे ही थे, देव, असुर, गांधर्व, नाग ग्रह इत्यादि। यहां दुष्ट ग्रह सम्मुत्थान, यहां मतलब क्या है? बाल ग्रह है या ग्रह। नेक्स्ट, अगत तंत्र। अगत तंत्र नाम सर्प, कीट, लूता, मूषिका आदि दस्त विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमना। मतलब जांगम, स्थावर और कृत्रिम तीनों तरह के विष जो उनकी चिकित्सा। और विष की योनि 2, स्थावर, जांगम। और वाग्भट ने विष के 3 प्रकार माने, स्थावर, जांगम और कृत्रिम। कृत्रिम में उसने गर विष, दूषि विष। तो वो संयोगज विष तो होते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, विमर्श में लिखा है वाग्भट ने इसको दृष्टा चिकित्सा कहा है, चरक ने इसको विषगर वैरोधिक प्रशमन कहा है। फिर लिखा तथा, तथा नहीं कौमा। कौटिल्य अर्थशास्त्र ने इसको जांगुली कहा। नेक्स्ट, रसायन। रसायन नाम वै स्थापनम आयु मेधा बल कर। देखो, जो भी एजिंग को स्लो करे, जो भी कंपाउंड एंटी एजिंग या एंटीऑक्सीडेंट का काम करे, वो क्या कहलाते हैं? रसायन। लेकिन ये वो पूछेगा नहीं, वो पूछेगा रोग अपहरणम समर्थश्च है, शल्य, शालाक्य, रसायन, काय चिकित्सा। आंसर क्या करना है? रसायन। जैसा अपने बहुत सी डिजीज में पढ़ा है कि आप इसमें ब्रह्म रसायन का प्रयोग करा, तो ये कह रहा है रसायन न केवल वह स्थापन और आयु मेधा बल कर है, बल्कि रोगों के शमन में भी उपयोगी। ये तो समझदारी वाली बात। बाकी रह से रसायन, रह से रोग अपहरण। मूर्खों वाला तरीका हमेशा मजेदार लगता है।
लेकिन इस तरीके का अतियोग नहीं होना चाहिए या स्वयोग नहीं होना चाहिए। वाजीकरण, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखता है। वाजीकरण नाम अल्प, दुष्ट, क्षीण, विशुष्क, मात्रा में कम, दूषित, क्षीण और शुष्क, रेतसाम, आप्यायन, प्रसाद, उपचय, जनन निमित्तम, कौमा, प्रहर्ष जनना। वाजीकरण की अगर बात करें तो वाजीकरण द्रव्य दो तरह से काम करते हैं। एक तो जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं बॉडी में, जिनकी वजह से लॉस ऑफ लिबिडो, मिथुन की इच्छा नहीं होना, उसको करेक्ट करते हैं। दूसरा क्या करेंगे, बंधित्व का नाश, मतलब शुक्र और अंड दोनों ही अपने अपने गुणों से युक्त हो, ये कर्म करेंगे। अगर किसी में एस में, जैसे मान लो काउंट कम है किसी के स्पर्म, किसी में जो ओवम बन रहा है वो प्रॉपर नहीं बन रहा, तो जायगोट फॉर्मेशन नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो ये जो प्रहर्ष जन्नार्थम में, ये तो लॉस ऑफ लिबिडो के रेफरेंस में हो गया कि मिथुन की इच्छा नहीं होने वाले पेशेंट में काम करता है। और ये आगे वाला जो है कि रेतस के आप्यायन, प्रसादन, उपचय, जनन, इनमें यहां 4 प्रकार की शुक्र दुष्टि के बारे में लिखा है, अल्प, दुष्ट, क्षीण और शुष्क। ऐसा प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पूछ ले तो रोक कौन सकता है। और इसको काश्यप ने अष्टांग आयुर्वेद में वाजीकरण को नहीं माना। चलिए, अब इन अष्टांग आयुर्वेद को समझाने के बाद में धन्वंतरी ने कहा कि मैंने तुमको ये बता दिया है कि आयुर्वेद 8 अंगों से निर्मित है, लेकिन मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, शल्य तंत्र। शल्य तंत्र का ज्ञान शुरू कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आयुर्वेद का प्रयोजन लिख रहे हैं। व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष, स्वस्थस्य रक्षणश्च। और आप सब लोगों को जो याद है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, वो कौन से चैप्टर का है? चरक सूत्र 30। और सुश्रुत संहिता में सुश्रुत सूत्र 1। अब ध्यान सुनो, वहां आता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, लेकिन यहां पहले क्या लिखा है? व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष। फर्क समझो। चरकेस्तु चिकित्सित, चरक फिजिशियन था। अब फिजिशियन के पास जो रोगी आता है वो जनरली पहले ओपीडी में आता है, और इमरजेंसी का ट्रॉमा केस होता है, वो किधर जाता है? या तो इमरजेंसी में जाता है, वहां भी सर्जन होता है, जनरल सर्जन, या फिर सर्जरी के डॉक्टर के पास जाता है। तो सर्जरी के डॉक्टरों के पास आने वाले केस में ऐसे केसेस कम होते हैं जो ये बोले कि डॉक्टर साहब बताओ ना मैं क्या लूं जिससे मुझे भूख भी अच्छी लगे और मेरे को आगे जाकर कोई बीमारी भी नहीं। वहां तो कौन आता है कि बाइक भिड़ गई, छत से गिर गया, दोस्त ने मार दिया, है ना, ऐसे। तो टूटा फूटा आएगा तो पहले वहां क्या जरूरी है? व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष, उसके बाद में स्वस्थ से स्वास्थ्य। क्योंकि सर्जरी वाले के पास स्वस्थ आने के चांस ही कम है। स्वस्थ तो वो करेगा, और फिर जब छुट्टी देगा तो बोलेगा कि आगे से किसी भी दोस्त के साथ ऐसा मत करना, 2 ही किडनी होती है, एक उसने फोड़ दी, एक पे हमने तेरे को भेज रहे हैं घर, नहीं तो दूसरी कोई फोड़ देगा तो मर जाएगा। तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम वहां दूसरी प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी क्या है? व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष। ठीक है, ये चरक वाला यहाँ नीचे मेंशन है विद रेफरेंस, ये तुम सबको याद। चलिए, आयुर्वेद की निरुक्ति। यूजी का अगर कोई बच्चा सुन रहा है तो ये वाला श्लोक कहीं भी चिपका सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी प्रश्न। जैसे हिताहितम चिपकाते हो ना, जब कुछ याद नहीं आए तो हिताहितम नाम का, हिताहितम योगवाही है मधु की तरह, किसी भी योग मिला दो उसकी एफिकेसी बढ़ाएगा। वैसे किसी प्रश्न के उत्तर में लिख दो, वो ठीक लगेगा, उस पर अच्छा लिख रहा है बच्चा, उसे पता नहीं बच्चे ने पूरी कॉपी के 30 पेज में 9 बार हिताहितम लिखना। आयुरस्मिन विद्यते अनेन वा आयुर्वेद विन्दति इति आयुर्वेद, जिसमें आयु का विचार किया जाता है वो आयुर्वेद। आपको रेफरेंस याद रखना है कि ये सुश्रुत दादा ने बताई बात।
ये किसी टीकाकार का कथन नहीं है। चलिए, चरक वाला हिताहितम तुम्हारे ये आयुर्वेद की परिभाषा वाला नीचे खुला, ये तो खुद के नाम की तरह याद होगा। जैसे नाम की तरह याद होने का मतलब है जिसमें कभी कंफ्यूजन नहीं है। जैसे किसी का नाम अगर रितेश है तो उसको पूछेंगे तेरा नाम क्या, तो सोचेगा थोड़ी कि रितेश नहीं रितेश, ऐसे थोड़ी करेगा, क्या कहेगा रितेश ही हूं। वैसे हिताहितम में कोई कंफ्यूजन नहीं। रात को अगर नींद में सो रहा है और थप्पड़ मार के उठाए बोले बोले हिताहितम, तो फटफट बोल देगा। ये भी नहीं पूछेगा थप्पड़ क्यों मारी, बोलने के बाद बोलेगा कि मारी क्यों भाई, इतना कॉन्फिडेंस है हिताहितम। चलिए, आचार्य सुश्रुत ने 4 प्रकार के प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमा। जिस तरह से चरक में चौथा युक्ति है, वैसे यहां चौथा कौन है, उपमान। आगम आप्तोपदेश, हालांकि चरक ने परीक्षा शब्द का यूज किया, प्रमाण शब्द नहीं किया, लेकिन ठीक है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान, ये 4 प्रकार के। चरक का देखो नीचे क्या लिखा, चतुर्विध परीक्षा, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। आप्तोपदेश ही आगम है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर वही अश्विनी कुमारों की बड़ाई कर रखी है कि अश्विनी कुमारों ने ये कर दिया। यज्ञ नामक व्यक्ति था, उसका सिर कट गया था लड़ाई, तो इन्होंने जोड़ दिया था अश्विनी कुमार, ठीक है। बाकी तो मैंने बहुत सारी पढ़ी है ना। इंद्र को कौन सा रोग था, भुज स्थित, है ना। और दांत किसके टूटे हुए थे, पुष्टनाग, और नेत्र बग। और बुढ़ापे से कौन परेशान था, चपगन, है ना। उन सब को ठीक किया था उन्होंने। चलिए, अब बात करते हैं, अब सर्जरी वाला है तो अपनी ही बात करेगा कि हम ही क्यों बेस्ट। सुनना, अगर तुम्हें सर्जरी मिले पीजी में तो तुम भी उस खेमे में जाना, फिर हमसे लड़ाइयां लड़ना। क्या लिखता है, अभी लड़ते हैं जो बच्चे सर्जरी में चले जाते हैं ना, विरोध कभी कभी उनसे बात होती है, तो मैं ऐसे ही बोल लेता हूँ, और खून खराबा करता रहता होगा तो बोलता है अरे नहीं सर बहुत मजा आता है, सर्जरी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। फिर मैं धीरे से बोल देता हूँ सर्वांग संशिता नाम व्याधि नाम काय चिकित्सा। फिर बोलते हैं अरे सर, समझ रहे बात को, मतलब किसी के कीड़ा होता है ना सर्जरी वाला, किसी के मेडिसिन वाला, तो सर्जरी में जो कोई पीजी करता है उसकी टांग खींचने में बड़ा मजा आता है कि तुम तो राक्षस हो। बोले कैसे, बोले मास थोनिक प्रियत्वा, है ना। देख क्या लिखता है कि हम इमरजेंसी हैंडल करते हैं, आशु क्रिया करना, हमारे पास यंत्र शस्त्र सार अग्नि है, और हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर तंत्र में है, सर्वतंत्र सामन, जैसे एमएस गायनी, एमएस पीडिया, जनरल सर्जन, एमएस कार्डियो, समझ रहे हो। तो सर्वतंत्र सामान्यता वाला टुकड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके लिए आया, तो शल्य तंत्र के लिए आया बाबू, ठीक। आगे देखो क्या लिखता है 27। तुम्हें पता हो तो चरक संहिता में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई आग के गोले खा के मर जाना पर पेशेंट से पैसे मत लेना, है ना। शरणागत पेशेंट से पैसे नहीं लेते, और वो गद्दे मूर्ख है जो शरणागत पेशेंट से पैसे लेता है, वो इतने बड़े पुण्य के काम के बदले में 500 राशि कमाता है, ऐसा लिखता है। तो श्रुत कहता है भाई साहब ऐसी बात नहीं है, चीजों के पैसे लगते हैं, क्योंकि वो उस टाइम यंत्र से बनवाता होगा कहीं पे। तो अब आगे वाले का थोड़ी कहे कि मैं तो भूत दयार ले जा रहा हूं, ऐसे कैसे, वो तो पैसे लेगा। और मेटल के बनते थे, फिर इनका स्टरलाइजेशन भी है, फिर इसके लिए आपको वो भी रखना पड़ेगा, आइसोलेटेड वार्ड भी रखना पड़ेगा, है ना। तो सुश्रुत ने कहा भाई आयुर्वेद शाश्वत है, कोई डाउट नहीं है, आयुर्वेद पुण्यदायक है, कोई डाउट नहीं है, स्वर्गदायक है, कोई डाउट नहीं है, यशदायक है, कोई डाउट नहीं है, आयुदायक है, इसमें भी डाउट नहीं, लेकिन आयुर्वेद पैसेदायक भी है, वृत्तिकरश्चित। तो प्रश्न आता है कि किस शास्त्र को वृत्तिकर शास्त्र कहा है, वृत्तिकर किसको, सुश्रुत या शल्य तंत्र। चरक संहिता में कहीं आता है कि धन की प्राप्ति होती है,
इंद्रिय स्थान। चरक संहिता के इंद्रिय स्थान में एक जगह लिखा हुआ है कि अगर तुम कैजुअलिटी में पेशेंट हैंडल करोगे, मरने वाला और अरिस्ट वाले पेशेंट के अंदर तुम अगर ट्रीटमेंट वगैरह करोगे, और उस टाइम पर पेशेंट के घर वाले पैसे नहीं देखते, वो क्या देखेंगे कि इसको बचाने का पूरा ट्राई अच्छे से करें, इसलिए बोलते हैं जितने पैसे लगेंगे हम देंगे, पर ये जाना नहीं चाहिए। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद का उत्पत्ति क्रम या ज्ञान का ये जो आयुर्वेदिक प्रवाह है, ये कैसे कैसे लिखते हैं। ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा प्रवाचम तत् प्रजापतिर अधि जगे तस्माद अश्विनो। ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से दोनों अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र। यहां तक चरक सुश्रुत सब कॉमन है, चरक सुश्रुत वाग्भट तीनों ही कॉमन है। हालांकि काश्यप प्रजापति को नहीं मानता अपने, वो एक अलग बात है। चरक सुश्रुत वाग्भट इन तीनों के अनुसार ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति और दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार। अब अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य थे और देवताओं का राजा इंद्र था, तो जो सबसे अच्छे डॉक्टर, इंद्र को भी तो डर लगता होगा ना कि कोई निपटा देगा, तो अश्विनी कुमार जो है उनको, उनका खास दोस्त था। तो इनको पागल बना के और एक दिन बोला कि यार मेरे को भी सिखा दो कि क्या टेबलेट देनी है, कैसे चीर फाड़ करते हो, तो इंद्र को बता दिया। अब यहां से कहानी बदलेगी। इंद्र से अगर आप सोचें चरक सुश्रुत वाग्भट से, चरक सुश्रुत और वाग्भट, चरक क्या बोलते हैं? भारद्वाज, भारद्वाज से आत्रेय, और आत्रेय कितने शिष्य थे? 6 शिष्य। सुश्रुत क्या कह रहे हैं, पढ़ लेते। लिखते हैं इंद्राद अहम, धन्वंतरि जी कह रहे हैं कि इंद्र जो है ना वो भारद्वाज का दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त है। तो इंद्र ने ये ज्ञान मुझे दिया और मैं दूंगा अब तुम। तो सुश्रुत के अनुसार इंद्र से ये ज्ञान धन्वंतरि और धन्वंतरि से उनके 7 शिष्य। वाग्भट के अनुसार इंद्र से ये ज्ञान अत्रि पुत्रादिकार मुनि। अत्रि पुत्र आत्रेय को कहते हैं, इसने आदि शब्द लगा के और झगड़ा ही मिटा दिया, बोले एक से ज्यादा लाए हो हमें क्या। तो चरक अनुसार इंद्र से भार्गव और सुश्रुत अनुसार इंद्र से धन्वंतरि, और इसके अनुसार वाग्भट अनुसार इंद्र से अत्रि पुत्र आदि का। यस, चलो आगे बढ़े बाबू। अब हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी शिक्षक अगर तुम्हें पढ़ा रहा है और तुम्हें उससे पढ़ना है, तो इस बात की पक्की एश्योरिटी होनी चाहिए कि आपको अपने शिक्षक पर और शिक्षक को आप पर भरोसा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, और आप सोचो ये गलत तो नहीं पढ़ा रहा, तो वो चीज आपको भी याद ही नहीं रहेगी। आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो पायलट पे भरोसा करते हैं ना, आप सोचोगे आज ये तो बीवी से लड़ा हुआ होगा, तो खुद के साथ में कहीं वो लेके निकलने के मूड हो, तो कोई आदमी एरोप्लेन में बैठ सकता था क्या? कभी नहीं। बात समझ पा रहे हो? आप बस में रात को बैठते हैं, स्लीपर में सो जाते हैं, किसके भरोसे? उस ड्राइवर के भरोसे। अगर आप भरोसा करके सोगे नींद आराम से आएगी और पहुंच भी जाओगे, और पूरी रात सोचोगे ड्राइवर शक्ल से दारू पिया हुआ लग रहा था, आज ये पक्का मारेगा, तो एक तो पूरी रात नींद नहीं आई, और कहीं पर उसने बाई मिस्टेक गाड़ी रोड से उतर गई, तो तुम उतर जाओ, बोले तू जा, मैं दूसरी गाड़ी मारी। अब इस चीज के लिए अगर तुम्हें पता चले कि आज तुम दुनिया के सबसे एक्सपर्ट ड्राइवर की बस में बैठने वाले, तो इसका मतलब उसके कोई कारण पहले के पता होंगे तुमको कि ये 50 साल से गाड़ी चला रहा है, कोई दिक्कत हुई नहीं। लेकिन उस ड्राइवर के बारे में कोई तो बताने वाला होगा, शिक्षक के बारे में बताने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि देखो, जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो नो डाउट कनेक्ट रहते हैं, वो समझते हैं, लेकिन जो पढ़ के चले जाते हैं वो अपने बीवी बच्चे पीजी में उलझ जाते हैं।
समझ पा रहे हो बात को? जैसे तुम हो, सेलेक्ट हुए छू, इस घोंसले में तुम मेरे से इंटरेक्ट हो रहे हो, मेरे को समझ रहे हो, मेरे को जान रहे हो, पता तुम्हें हमेशा रहेगा कि मैं कैसा हूं, अच्छा बुरा जैसा भी, या जैसा मुझे पढ़ाना आता है। लेकिन धन्वंतरी ने कहा कि मैं ये नहीं होने दूंगा। वो क्या कह रहे हैं? मैं ही हूं धन्वंतरी आदिदेव, जरा रुजा मृत्यु इनको हरने वाला, मैं हूं अमर, मतलब देवता हूं। कौन कह रहा है? धन्वंतरी, अपने शिष्यों को विश्वास दिलाने के लिए कि मेरे से बड़ी तो कोई नहीं। कौन कह रहा है? धन्वंतरी। अब ये लाइन आती है कि अहम ही धन्वंतरी, ये लाइन का रेफरेंस क्या है? तो कुछ लोग सोचते हैं चरक कंप्लीट हुई तब बोला होगा। बेवकूफ थोड़ी था सुश्रुत कंप्लीट हुई जब बोला होगा, बेवकूफ थोड़ी जो कंप्लीट होने बोलेगा कि इतने दिनों तुम एक तोप से पढ़ रहे थे। शुरू में बताएगा वो। तो सुश्रुत सूत्र 1 की लाइन है, और थोड़ा सा ये अहंकार में बोल रहा है, लेकिन जिनको पढ़ाना होता है उनके सामने। अब आप सोचो कि अगर कोई आदमी गड्ढे में बैठ के ऊपर बैठे उनको पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। पढ़ाने के लिए इस तरह क्या चाहिए? गुरु और शिष्य का, या शिक्षक और विद्यार्थी का। तो जो बोर्ड होता है ना, राइटिंग बोर्ड, उसमें भी ऐसे बना हुआ होता है, ऐसा मतलब एक उस पे ऊपर उठा बना होता है। वो दो तरह से काम करता है। एक तो पढ़ने वालों को ये लगता रहे कि हमारा शिक्षक है, बाकी बोर्ड तो नीचे भी तो कर सकते हैं, वो बोर्ड के लिए थोड़ी बनाते हैं। जिसपे खड़ा होकर शिक्षक बोलता है उसको ऊपर उठा के क्यों बनाते? साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसका। तो ये वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट उनको समझा रहा है कि मैं हूं भगवान धन्वंतरी, मौत का, जिंदगी का, बीमारी का, सबका देवता। समझ आगे बात? अब आगे देखो क्या लिखता है। शुरुआत यहीं से होगी। क्यों? क्योंकि जो अधिष्ठान है, जो चिकित्सा का पात्र है, वो पुरुष। अश्विन शास्त्रे पंच महाभूत शरीरी संवाय पुरुषमिति उच्चित। देखो, मैं कई दिन तक अब चरक लिखा जाएगा गलती से, फिर सुश्रुत हो जाएगा अपने आप। और बोलने में बहुत बार गलती से चरक आ सकता है, सुश्रुत समझना। ये जो पुरुष की परिभाषा है, ये सुश्रुत सूत्र 1 की 5 महाभूत शरीरी शब्द या आत्मा के लिए है। तो ये षड धातुज पुरुष है, और यही कर्म पुरुष है, यही चिकित्सा का अधिकरण पुरुष है। ऊपर लिखो, चिकित्सा का अधिकरण पुरुष, फर्स्ट आंसर बराबर सुश्रुत षड धातुज। चिकित्सा का अधिकरण पुरुष षड धातुज पुरुष बराबर सुश्रुत। और चरक अनुसार पूछे तो त्रिदंड। और फर्स्ट आंसर का मतलब समझते हो ना, कि कोई आचार्य का नाम नहीं लिखा हुआ हो तो किसके अकॉर्डिंग जाएगा? सुश्रुत के अकॉर्डिंग। चलिए क्या लिखता है, आगे पढ़ते हैं। तस्मिन क्रिया सो अधिष्ठान। ये जो चिकित्सा की क्रिया अपन सीखेंगे, उसका अधिष्ठान सब्जेक्ट कौन है? ये षड धातु। कैसे लिखता है? दुनिया 2 तरह की है, एक जीवित जीवों की और एक पेड़ पौधों की, स्थावर और जांगम। इसी तरह से दुनिया 2 तरह की है, सौम्य और आग्नेय। फिर उसके बाद में लिखता है तत्र चतुर्विध भूत ग्राम संस्वेद जरायुज अंडज और औद्भिदज। लिखो ऊपर, चतुर्विध भूत ग्राम बराबर, चतुर्विध भूत ग्राम बराबर स्वेदज जरायुज अंडज औद्भिदज। स्वेदज का तात्पर्य है कि जो मॉइस्चर जहां पर ज्यादा होता है वहां पनपने। जरायुज का मतलब तुम समझते हो, मनुष्य, स्तनधारी जीव। और अंडज का मतलब जिनके बच्चे अंडों से उत्पन्न होते हैं। और फिर लिखा है औद्भिदज, मतलब ये जीव अधिकांशतः जमीन के अंदर रहते हैं, वहीं प्रजनन करते हैं, वहीं अपना जीवन यापन करते हैं, और कभी कभार बाहर। ये औद्भिदज। अब सबके बारे में बात होगी। एक लाइन लिखता है तत् दुख संयोग व्याधि उच्चते। व्याधि या रोग किसको कहा है? किसी भी प्रकार के दुख के संयोग।
समझ रहे हैं? किसने कहा ये? सुश्रुत। नेक्स्ट, 4 प्रकार की व्याधि। सुश्रुत के अनुसार व्याधि के भेद लिखो। फर्स्ट आंसर 7। सुश्रुत अनुसार व्याधि के भेद, फर्स्ट आंसर लिख दो 7। सुश्रुत के अनुसार व्याधि के भेद लिख दो 7। अभी 7 आगे पढ़ेंगे अपन। और सेकंड आंसर लिख दो 4। सेकंड आंसर क्या करो? 4। चरक में अपने पढ़ा था निज आगंतुज मानस 3। चरक अनुसार कितने थे? 3। और वाग्भट अनुसार भी 7। सुश्रुत वाग्भट व्याधि या रोग के भेद 7। चरक अनुसार व्याधि या रोग के भेद कितने? 3। अब जो सुश्रुत ने 4 भेद यहां बताए इस चैप्टर में, उसके कंपेयर में अगर चरक वाले सोचे तो निज आगंतुज मान से इसने एक्स्ट्रा कौन सा बताया? स्वाभाविक। अब इनका एग्जाम्पल, अच्छा शारंगर का लिख लो, ये नीचे लिख रखा 4 होते हैं। इसने भी वही बताया, देखो स्वाभाविक, आगंतुज, कायिक, है ना। एक लिखा अंतरा। अंतरा किसको कहा इसने? अंतरा इसने बोला है मानस रोग। तो मानस रोग के स्थान पर शारंगर ने क्या माना है? अंतरा रोग। बाकी सुश्रुत समझ हुआ। नेक्स्ट, अब सिंपल सिंपल बातें हैं। लिखता है आगंतु अभिघात निमित्त, आगंतुज निदानों से चोट वगैरह लगना, ये क्या है? आगंतुज रोग। फिर लिखा है शरीरस्तु उत्पन्न मूला वात पित्त कफ शोणित सन्निपात वेशम निमित्त। और शारीरिक कौन से? वात पित्त कफ रक्त निमित्त। तो चौथा दोष मान लिया रक्त। चौथा दोष मान लिया ना। मानस रोग। मानस रोग क्या लिखता है? क्रोध, शोक, भय, हर्ष, विषाद, ईर्ष्या, ये सब क्या है? इच्छा, द्वेष आदि। द नेक्स्ट वन इज स्वाभाविक, और ये याद करना है। भूख, प्यास, नींद, सुप्त, पिपासा, निद्रा, जरा और मृत्यु। सीक्वेंस है ना, इससे याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे देखो, एक बच्चा पैदा होता है उसको भूख प्यास लगती है, खाना पीना दोनों होने पे नींद आती है, और यही क्रम चलते चलते वो बूढ़ा होने लगता है, एक एज आ जाती है तो जरा, और एक समय आता है जब उसकी मृत्यु होती है। तो भूख, प्यास, निद्रा, जरा, मृत्यु। नेक्स्ट, सभी रोगों का अधिष्ठान मन और शरीर, व्याधियों का अधिष्ठान 2। चरक ने भी यही कहा। द नेक्स्ट वन, संशोधन, संशमन, आहार, आचार, इन चारों को निग्रह हेतु कहते हैं। निग्रह हेतु का मतलब ट्रीटमेंट, डिजीज को ठीक करने में जो काम आते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, या तो शोधन चिकित्सा है, या शमन चिकित्सा है, या आहार आपको सही करना है, या फिर यहां एक शब्द लिखा है आचार। आचार रसायन है ना पूरा। यहां हिंदी में विहार लिख दिया, ये काट देना। हालांकि आचार या आचरण का मतलब विहरण ही होता, लेकिन श्लोक में आचार है और बीच वाले ने पूछ लिया एक बार कि निग्रह हेतु में सम्मिलित नहीं है। शोधन, शमन, आहार, विहार, तो आंसर क्या गया? विहार, क्योंकि सही शब्द क्या है? आचार। नेक्स्ट, ये क्या है? चारों चीज बीमारियों को ठीक करने की मेजर 4 स्ट्रीम हो गई, 4 तरीके मेजर हो गए कि इन 4 चीजों से बीमारियां ठीक होती है। निग्रह मतलब उनसे हटने के हेतु ये 4। प्राणी नाम पुनर्मूलम आहार, प्राणियों का मूल कौन है? आहार। 66 रसेसु आयत, और सभी भोजन इन 6 रसों में से ही किसी न किसी एक रस से युक्त होते हैं। रस किसके? रसा पुनः द्रव्य आश्रय, और रस किसके आश्रित होते हैं? द्रव्यों के, क्योंकि रस गुण होते हैं। जैसे मधुर रस, लेकिन मधुर एक गुण भी तो, और गुण द्रव्य के, गुण और कर्म दोनों किसके आश्रित रहते हैं? द्रव्य के। तो रसा पुनः द्रव्य, और
ये जो भोजन है ये किन के आश्रित है? रसों के। द्रव्याणि पुनः औषध, और द्रव्य ही औषधिया, औषधिया का मतलब ठीक करने वाली चीज। तास्तु द्विविधा, औषधियां दो तरह की होती है, स्थावर और जाग। चलिए नेक्स्ट, स्थावर के भेद कर रहे। स्थावर से चतुर्विधा, वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध, औषध। चरक ने भी भेद किए थे। चरक ने स्थावर के 4 भेद में क्या बोला था? वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। तो चेंज क्या हुआ? ये चरक के, और सुश्रुत वालों में बाकी सब तो सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, लेकिन यहां सुश्रुत क्या बोलते हैं? वृक्ष। वानस्पति ही वृक्ष है। कैसे? देख क्या लिखता है, अपुष्पा फलवंतो वनस्पति। फूल नहीं आए, सीधे फल आए, वो वनस्पति या वनस्पति। चरक ने भी यही कहा था, इसके अंदर ओनली क्या लगते हैं? फल। पुष्प फूल बनता वृक्ष, फूल और फल दोनों आए वो वृक्ष है, सुश्रुत कह रहा है। और चरक ने कहा था कि जिसमें ये दोनों आए वो वानस्पत्य। मैंने याद कराया था, वह से आए तो एक ही चीज होती है फल, और वह में आ की मात्रा लग जाए तो दोनों होते हैं, फूल और फल। जिन्होंने चरक नहीं पढ़ी वो आगे पढ़ लेना, बाकी यहां बता रहा हूं। तो जिसमें दोनों है वो वानस्पति था वहां पे, यहां उसको क्या कह दिया? वृक्ष। आगे देखो, विरुद्ध। विरुद्ध मतलब लताएं जो सहारा लेके और प्रतानों से युक्त होती है, ऊपर चढ़ती है, जैसे गुड़ूची। तो इसको कोई सहारा चाहिए, किसी वायर पे, दूसरे पेड़ पे, दीवार पे, किसी के सहारे जो प्रतानों से ऊपर चढ़े हुए। औषध फल पाक निष्ठ, फल के पकने पर जो नष्ट हो जाए वो औषध है। जैसे गेहूं है, चावल है, बहुत सारी ज्यादातर चीजें यही तो होती है कि उनका एक ही क्रम चलता है, मतलब वो अंकुरित हुई और पकी, फल आए और फिर पौधा सूख जाता है, वो औषध है। नेक्स्ट, जांगम पुनः 4 प्रकार के, जरायुज, अंडज, स्वेदज और द्विजज, इज इक्वल टू क्या? चतुर्विद भूतग्राम। तो चतुर्विद भूतग्राम बेसिकली है क्या? जांगम के 4 भेद। ठीक। नेक्स्ट, जरायुज कौन है? पशु, मनुष्य, ये शेर वगैरह है ना। और अंडज कौन है? खग। खग मतलब पक्षी। सरीसृप मतलब रेप्टाइल, ये अंडज। कृमि, कीट, पिपलिका, ये सब स्वेदज। अब सुनो, तुम्हें पता है जहां पर मॉइस्चर ज्यादा वहां पर कीड़े मकोड़े ज्यादा। जैसे बारिश के टाइम में कितने कीड़े मकोड़े हो जाते। तो कृमि, कीट और पिपलिका, चींटियां भी बाहर कब आती है? बारिश में ज्यादा बार आती है। कृमि, कीट, पिपलिका पक्के कौन? स्वेदज। और जो नहीं पता हो वो सब क्या है? अद्भिदज। जो लिख रहा है इंद्रगोप, मंडूक। इंद्रगोप जो बारिश के टाइम जीव निकलते हैं जमीन से, इनको भी पता था कि जमीन से निकलते हैं। अपने बचपन में 10 साल तक बोलते थे बारिश के साथ गिर रहे हैं। अरे बारिश के साथ नहीं गिरते, बारिश आने पर जमीन से निकलते हैं। इंद्रगोप और मंडूक है ना, ये किसमें है? चलिए, बेल संहिता का लिखा हुआ नीचे, चरक वाला ये रहा। औद्भिद के 4 भेद, वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य, औषध। बेल संहिता क्या लिखती देखो, तृण, लता, वृक्ष, वनस्पति। क्या फर्क किया इस? किसकी जगह? औषध के स्थान पर भेल ने क्या माना है? भेल ने औषध नहीं मान के तृण माना। स्थावर में क्या काम आएगा? वही मूलम, पत्रम, फलम, पुष्पम। और जांगम के अंदर चमड़ी, नाखून, बाल और रक्त आदि धातु। पार्थिव, जो खदानों से निकलते हैं, मेटल्स। स्वर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मनेशिला, मृत, कपाला। ये याद रखना, मणि शब्द पार्थिव है। मणि से तात्पर्य जैसे हीरे की खदानें, उनमें से हीरे निकलते हैं कोयले की खदानों में से। चलिए
या कुछ काल की बात हो रही, काल कृतान, प्रभात, निवात, आतप, छाया, शीत, उष्ण, वर्षा, अहोरात्र, पक्ष, ऐसा लिखा हुआ मिला। सिंपल वैसे काल के बारे में बता रहे भी, ऐसा टाइम होता है, सर्दी गर्मी बारिश होती है, दिन रात होते हैं, सुबह दोपहर शाम होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनके प्रभाव से भी दोषों का क्षय वृद्धि शमन होता है। और मैंने पढ़ा है आपको, या आपने सुना होगा वाग्भट में कि वयो अहोरात्र भुक्ता नाम ते अंत्य मध्य क्रमाधिका, वय अहोरात्र भुक्त, ये सब कंडीशंस है। तो इनकी स्टार्टिंग में कफ, मध्य में पित्त और इनके अंत में वात की वृद्धि होती है ना। तो ये कह रहा है कि स्वाभाविक रूप से दोषों का संचय, प्रकोप और प्रसर, अभी जो कालकृत गतियां बताई थी, प्रभात, निवात, आतप, छाया, शीत, उष्ण, वर्षा, अहोरात्र, पक्ष, मास, अयन, संवत्सर इत्यादि से होता है। चलिए, अब जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो ये बात बोलना चाह रहा, लिखता है चतुर्विध वर्ग, जो रोगों के संदर्भ में यहां बताया गया वो है शरीराणाम विकाराणाम एशम चतुर्विधम प्रकोपे प्रश्ने चेव हेतुर चिकित्सक। चिकित्सकों ने रोगों के प्रकोप और शमन के लिए कितने वर्ग बताए? 4। कौन कौन से? बात को समझना, 4 ग्रुप्स है जो ये तय करेंगे कि रोगों की वृद्धि होगी कि रोगों का शमन होगा। पहला है स्थावर, जैसे अपन बोल देना कि पथरी हो रखी है, प्याज और टमाटर मत खा, कुलथ की दाल खा। अब 2 स्थावर बढ़ा रहे पथरी, 1 स्थावर घटा रहा है, तो प्रकोप में कारण तो हो गए जो बीज वाले ऑक्सलेट वाले हैं वो, और प्रशमन में कारण हो गई कुलथ की दाल। समझ पा रहे हो बात को? तो ये प्रकोप और शमन मतलब बीमारी का घटना या बढ़ना, दोषों का घटना या बढ़ना, ये डिपेंड करता है इन चतुर्विध वर्ग पे। दूसरा जांगम, जैसे अब वो बोलता है कि अगर अत्यधिक संतर्पण जन्य रोग है तो आनुक, मांस इत्यादि नहीं खाने चाहिए, मत्स्य वगैरह, और अंडरवेट है तो उसको बोलता है आनुक इत्यादि खाने चाहिए। तो दूसरा हो गया जांगम। प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत सारी जगहों पे मना है, बहुत सी जगहों पे इंडिकेटेड, तो वो सब भी जांगम ही आता है। तीसरा है पार्थिव, ये जितनी भी भस्में वस्में होती है जो पत्थरों की बनती है, जो मेटल्स की होती है, वो भी। और चौथा है कालकृत, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि काल के अनुसार भी दोषों का प्रकोप और शमन होता है, मतलब वही वयोरात्रि भुक्ता। तो प्रश्न आ जाए कि प्रकोप प्रशमन से संबंधित सुश्रुत ने चतुर्विध हेतु चतुर्विध वर्ग या हेतु क्या बताए? जो चतुर्विध वर्ग भी कहते हैं और ये चतुर्विध हेतु भी है प्रकोप और शमन। तो स्थावर, जांगम, पार्थिव और काल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? कहता है मानस रोगों की चिकित्सा के संदर्भ में, हालांकि शरीर की बताई पर वो मैं नहीं बता रहा क्योंकि शरीर की चिकित्सा में लिखा है शारीरिक दोषों को बैलेंस कर दो। मानस चिकित्सा में लिखता है मानसा नाम तो शब्द आदि इष्ट वर्गो सुखा। देखो, जैसे मान लो कि एनसीएसएम का नोटिफिकेशन आ जाए कि तुम लोगों को नेक्स्ट देना पड़े, तो दिमाग खराब। और मैं बोल दूं कि ऐसी कोई डेट आई नहीं है तुम्हारे मन के अनुकूल, तो तुम शांति से पढ़ गए इतनी देर तक। समझ पा रहे बात? अरे बात सुनो, अरे बात सुनो, अरे बात सुनो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं आई कोई डेट, बता रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर। तो मेरा पॉइंट ये है कि मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए आगे वाला जैसे चाह रहा वैसा बोल। जैसे तुम्हारा किसी दोस्त से झगड़ा हो गया और अगर वो बोल रहा है उस बात में तुम यस कर दो, झगड़ा खत्म, उसका तुम पे गुस्सा खत्म। तुम्हारा मम्मी से झगड़ा हो गया किसी बात पे, वही डील अपनी एक आईफोन वाली, टॉप करूंगा तो मेरे को ये फोन दिलवाना। मम्मी ने कहा हाँ, तुम्हारे मन के अनुकूल क्यों बोली मम्मी? ताकि तुम पढ़ो। फोन दिलाना नहीं दिलाना बाद में देखेंगे, नहीं दिलाएंगे तो थोड़ी फेल कर देंगे यूनिवर्सिटी वाले, टॉप कर गए तो। अब अगर उस दिन मम्मी बोल देगी इतने तो पैसे नहीं है, मुझे लगा था कि 20-25 हजार का फोन है, मुझे क्या पता आईफोन क्या होता है, और उसमें भी ये मॉडल ही तो 1.5 लाख रुपए का। मम्मी पलट गई,
अब दिमाग खराब, तो मम्मी ये बोलेगी हाँ बेटा दिलाएंगे, तो अपन हैप्पी हैप्पी। समझ पा रहे बात को? तो ये मानस रोगों की चिकित्सा है कि उसको रिष्ट शब्द बोलो। एक पराछंद अनुवर्तन की वृत्ति बताई है वाग्भट ने, पराधाने पंडित है करके। वाग्भट कहता है कि हमेशा ऐसे बोलो जैसे आगे वाला सुनना चाहता है, लेकिन एक शिक्षक को कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसे हमेशा बाटे फेंकते रहने चाहिए, नहीं तो औलादें बिगड़ जाएगी। क्या कि हमारे तो सर ही कहते हैं कि तेरा बिना पढ़े ही हो जाएगा। समझ आ रही बात? शिक्षक का काम क्या होता है? दे रोज एक बार भी अगर कंफर्ट जोन मारा दे बाटा, उसके चुभती हुई जो है ना वो चुभन मिटनी नहीं चाहिए कि बहुत गंदा आदमी है, हर कुछ ही बोलता है ना, तो वैसा होना चाहिए। लेकिन ये सामान्य बात है कि तुम्हारे पास भी पागल आए दिखाने के लिए, या मानसिक रूप से कोई विषादित आए और वो बैठ के तुमको अपनी कहानी सुनाए कि तुम डॉक्टर, वो कह रहा मेरी जिंदगी में बहुत दुख है और ये और तुमको हाँ इस हिसाब से आपको मर जाना चाहिए। या वो कहेगी मेरे साथ उस आदमी ने ऐसा कर दिया और वो भग गया, अब मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है उसको मारना, तो आपको ठीक है आप तैयारी करो बंदूक की, मैं करवाता हूं। ऐसा थोड़ी का होगा। मन के अनुसार बोलने का मतलब उसको पहले आप अपने विश्वास में लो कि आपको एक रेपुटेटेड पर्सनैलिटी समझे, फिर वो ऐसा समझे कि ये जो आदमी कह रहा है ना ये बात सही कह रहा है, लेकिन मेरे से एक्ट नहीं हो रही। धीरे धीरे आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाए, मतलब पेशेंट में एक्सेप्टेंस आ जाए। तो मानसिक रोगों की चिकित्सा में बोल दिया कि सुखदायक शब्द वगैरह जो वो बोलने चाहिए। जैसे मूड खराब होता तो अपन गाने सुनते, लेकिन फितरत आदमी की अगर दुखी है तो दुख वाले गाने सुनेगा, उस टाइम सुनना चाहिए धूम मचा ले। समझ पा रहे हो तुम? उस टाइम क्या सुनेगा? कौन सा? अरे कौन सा? कोई तो गाना दुख का फेवरेट होगा, इस दुनिया में कितने दुख है, ऐसा कुछ, मेरा दुख कितना कम है ना? जरूरत नहीं। चलिए, ये सब मानस रोगों की चिकित्सा का जो टंटा था वो खत्म। अब आगे बढ़ते, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये क्वेश्चन यहां से लाइन आएगी, बीज चिकित्सितम एतत् समासेन परिकीर्तितम। सुशु कितना खतरनाक था, एक ही चैप्टर में बोल दिया कि चिकित्सा का बीज मैंने तुमको बता दिया है। तो चिकित्सा किससे करोगे? स्थावर जंगम और पार्थिव और कालकृत के हिसाब से। तो मैंने बीज रूप में चिकित्सा तुमको इस अध्याय में समझा दी। रेफरेंस आता है, ये चिकित्सा स्थान का नहीं है, ये सुश्रुत सूत्र स्थान का पहला अध्याय। ठीक, और क्या बोलता है? अब आगे के 120 अध्यायों में मैं इस बीज की व्याख्या करता रहूंगा, मतलब आगे जो 120 चैप्टर पढ़ोगे उनमें ये इन सब की व्याख्या करें। या वही लिखा है कि इस संहिता में 5 स्थान हैं और उनमें 120 अध्याय, सूत्र निदान शारीर चिकित्सा कल्प। फिर लिखा है उत्तर तंत्र में बाकी अर्थों को समझाया जाएगा। तो उत्तर तंत्र में कितने हैं? 66। इस तरह से सुश्रुत संहिता का पहला वेदोत्पत्ति अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि जो लोग नए जुड़े होंगे उन्हें कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और अगर आज नहीं आया 9 दिन की क्लास और लो, शायद उसके बाद कुछ समझ में आ जाए। उसके बाद भी नहीं आए तो फिर और ढूंढो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा जो समझा सके। समझ रहे बात? जहां समझ में आए वहां पढ़ना। ठीक है, जाओ।